हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू साइंस सीरीज का 10th क्लास चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के 2 चैप्टर आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बुक से ही कवर करते हुए सारी चीज़ें हमने दिखाया भी है, कराया भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली धातु और अधातु के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फटाफट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारे जो कि चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि धातुओं को उनके शुद्ध रूप में देखने पर उनकी सतह चमकदार दिखाई देती है। तो धातुओं के इस विशिष्ट भौतिक गुणधर्म को विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो धातुएं होती हैं अपने शुद्ध रूप में चमकदार सतह प्रदर्शित करती हैं और इस विशेष गुणधर्म को धातुई चमक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अब 2 प्रश्न यहाँ पर मेन चीज पूछा जाता है, जैसे कि तन्यता क्या होता है और आघात वर्ध्यता क्या होता है। मतलब तन्यता किसको बोलते हैं और आघात वर्ध्यता किसको बोलता है, ये आपको समझना होगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्लियरली बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले धातु, तो अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है चमकदार होती है और धातु के इस गुण धर्म को धातुइक चमक कहा जाता है। तो ये तो क्लियर है। इसके बाद देखिए, मतलब धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये चलो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद आघात वर्धता की बात करें तो देखो, आघात वर्धता हम उसे कहते हैं, मतलब कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु होती है, मतलब उसे लंबा तार में खींचा जा सकता है, बहुत लंबा खींचा जा सकता है। और कब एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। और आघात वर्ध्य मतलब कि उस पर पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, वो बिना टूटे फूटे बन सकता है। ठीक है। और तन्यता किसको बोलते हैं? धातु के पतली तार के रूप में, यानी धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहा जाता है। ठीक है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप सोच करके देखो कितना ज्यादा ये तन्यता होती है, मतलब जस्ट 1 ग्राम। ठीक है। 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब सोचकर ही अजीब तरह से लग रहा होगा। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए, सोने और चांदी को विज्ञान में सबसे अधिक आघातवर्ध धातु माना जाता है और इस आघातवर्धक के गुणधर्म का वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आघातवर्धता हम उसे कहते हैं जो हम धातुओं को हथौड़े से पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो बी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी आसान तरीके से। फिर आता है लंबा खींचना वाला, अगर बात करें तारों पे लंबा बदलना, तो वो तो हमारा तन्यता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि धातुओं का वह विशिष्ट गुणधर्म जिसके कारण उन्हें अत्यंत पतले तारों के रूप में आसानी से खींचा जा सकता है, तन्यता कहलाता है। और पुस्तक के तथ्यों के अनुसार आपने देखा कि 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी तार खींचा जा सकती है? तो 2 किलोमीटर लंबा। बेसिकली बस मुझे ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था, तो ये मैंने लाइन इंक्लूड कर दिया था क्वेश्चन। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि धातुओं के तापीय और विद्युत गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असली खेल अब स्टार्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। देखो, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा, हमें बताना सत्य क्या है। तो पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के काफ़ी अच्छे और सबसे बेहतरीन चालक माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है कि लेड और मरकरी जैसी धातुएं ऊष्मा की बेहद अच्छी सुचालक होती है। भाई शीशा कब से अच्छा चालक होने लगा, सुचालक होने लगा? तो ये तो गलत कह सकते हैं। ठीक है। लेड और मरकरी जो है वो ऐसी धातु है जो ऊष्मा के बेहद अच्छी सुचालक नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से कुचालक होती हैं, मतलब बैड कंडक्टर होती है, कुचालक कह सकते हैं। राइट। तो ये गलत है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि घरों में बिजली पहुंचाने वाले तारों पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ाई जाती है ताकि सुरक्षा बनाया जा सके, इंसुलेटर के रूप में ये कार्य करता है। तो
विद्युत रोधी सामग्री की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ऐसा नहीं गाइस कि हमने इसे अपने तरीके से बनाया, क्वेश्चन में देखो आपका सारा चीज दिया गया है। जैसे धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है, और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। और सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं, और इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होती हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, प्रश्न में दिया गया था। उसके बाद जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी अथवा रबड़ जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पूछा भी गया है। देखो कि विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है, तो यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तारों पर इंसुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत रोधी सामग्री यानी कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो अगला प्रश्न पे आए, अगला सवाल नेक्स्ट है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखने पर ही यह पिघलने लगती है। तो देखो हमने एक चीज ऊपर में आपको जस्ट बताया था, यहाँ पर देखा था कि धातुएं जो है वो सुचालक होती है और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है क्या कि धातुएं मतलब गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक कम होता है। तो आप तो ये कहेंगे कि फिर ये गलत हो गया, लेकिन 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 थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही तो मेन ट्विस्ट है। अब समझना यही है आपको कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, प्रश्न में तो ऑलरेडी कहा गया कि अपवाद, कुछ मतलब ऐसे भी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक कम होता है, हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। एक तरह से ये पॉइंट सही है, ये अपवाद को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। ठीक है, देखो कहीं लिखा भी गया होगा, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया कि मरकरी को छोड़कर के सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कि ये आपका ठोस नहीं लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे कि धातुओं का गलनांक जो है वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। और इसे हम अपने हथेली पर रखेंगे तो धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। तो ये इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है और ये नाम आपको याद रखना है, गैलियम और सीजियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अपने सामान्य भौतिक रूप में चमकीली नहीं होती है। देखो हमने एक चीज़ आपको बताया था, जब बहुत पहले हम अपना 9th वाला क्लास जब चला रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जो अधातु होती हैं उसमें चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक अपवाद के रूप में हमने याद कराया था कि आयोडीन को याद रखना है कि ये अधातु होते हुए भी इसमें चमक होता है। ठीक है, तो ये चमकीली नहीं होती जो कह रहा है पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चमक होता है, इसमें चमक होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अपवाद है ये आपको याद रखना है, जितने भी अपवाद होते हैं ना उसको याद रखिएगा, बहुत पेपर के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा आता है कि हीरा कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट तो हमारा पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये हमने कहाँ से लिया, तो ये आप आराम से सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा गया है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो भी विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। और हीरा कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होता है। राइट, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से सही है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। अगला सवाल कह रहा है कि कार्बन के विभिन्न रूपों और क्षारीय धातुओं की भौतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो कार्बन के विभिन्न रूपों की बात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी कठोर धातुएं हैं कि इन्हें काटना असंभव है। ये तो पहला पॉइंट पूरी तरह से गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में जो हमारा क्षारीय धातु हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो क्षार धातुएं हैं इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये आपका पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इनका घनत्व और गलनांक कम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब क्षारीय धातु का गलनांक और घनत्व मतलब एक तरह से कम ही होता है। तो यहाँ पे देखो
कार्बन का अप्रूप हमें क्या बताना था, असत्य बताना। तो बाकी ऑप्शन सही है, क्योंकि कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा कि कार्बन का एक अन्य अप्रूप ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ये दूसरा पॉइंट गलत हो गया। क्षारीय धातु के घनत्व और उनके गलनांक काफ़ी कम होते हैं, ये सही है। अधिकांश अधातुएं जल में घुल करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ये आपको मैंने कई बार बताया है कि अम्लीय जो हमारा अधातु जो है वो क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अ से अ हमने याद कराया था ना, अ से अधातु, अ से अम्लीय ऑक्साइड। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि धातुओं के दहन और उनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकृति के ऑक्साइडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी व्यवहार करता है। उभयधर्मी मतलब कि एक अम्लीय की तरह भी और क्षारीय की तरह भी, दोनों, इसलिए उसे उभयधर्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे अगर बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर है। देखो, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुल करके अम्ल बनाती है। ये हमें याद रखना है। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, यानी धातु जो होंगे वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अधिकांशतः मतलब ऐसा नहीं कि सभी के सभी, कुछ ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी भी होते हैं। देखो यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, हमने ऊपर में जस्ट पढ़ा। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड जो है, कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जो कि रिएक्शन करता है। जैसे देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग Al2O3 इंटू 2H2O को जो ऑक्साइड कहते हैं, तो यहाँ पर फिर Al2O3 लिखा गया और ये अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अब हम क्षार के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे। Al2O3 का NaOH कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार के जल में घुल करके क्षार प्रदान करते। ये फिलहाल अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता था, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरह से व्यवहार करते हैं। उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट बन सकता है जो कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रहता तो उसे भी टिक कर सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया गया, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता और उनके भंडारण के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु को आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो ये लाइन से तो आपको समझ में आ गया होगा, केरोसिन तेल में डुबो करके किसे रखा जाता है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि दो ऐसे धातु हैं, एक तो हम पोटेशियम को जानते हैं और एक आपका सोडियम होगा। तो पोटेशियम तो ऑप्शंस में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम सोडियम को टिक करेंगे। ठीक है, मतलब पोटेशियम और सोडियम जैसी अत्यधिक सक्रिय जो धातुएं होती हैं वो हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर वो तुरंत आग पकड़ लेगी। ठीक है, और इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपका लिखा ही गया होगा। देखो ये आपका सारा डाटा यहाँ पर दिया गया, तो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये बनता है कि धातुओं के ऑक्साइड और उनके तापीय व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं के ऑक्साइड और उनके तापीय व्यवहार, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत, सुरक्षात्मक परत जो कि जम जाती है। तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जैसी जो धातुएं होती हैं, धातुओं पर बनने वाले ऑक्साइड की स्वतः परत उन्हें भविष्य में होने वाले संक्षारण और आगे के ऑक्साइड से जो कि पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो एक तरह से ये पॉइंट सही होगा। सेकेंड आता है कि गर्म करने पर आयरन के ठोस टुकड़े का तीव्र दहन होता है और वह नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है भाई, यहाँ पर देखो, ये पहला पॉइंट तो हमने क्लियरली पढ़ लिया
कि ऑक्साइड पतली परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है। मतलब ऑक्सीकरण तो मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से ऐड होना, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कि गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर का ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है वो थोड़ा सा मिस्टेकली पॉइंट लिखा गया, जैसे कि देखो आयरन के ठोस टुकड़े का तीव्र दहन होता है, ठोस टुकड़े का तीव्र दहन नहीं होता, बल्कि बर्नर का ज्वाला में केवल लौह चूर्ण यानी लोहे का जो बुरादा होता है डालने पर ही वह तेजी से प्रज्वलित होता है। तो ये पॉइंट गलत होगा। तीसरा यहाँ पर है कि सिल्वर और गोल्ड जैसी उत्कृष्ट धातुएं अत्यंत उच्च तापमान पर भी वायु की ऑक्सीजन के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। ये पॉइंट पूरी तरह सही है, क्योंकि जो सिल्वर है या फिर गोल्ड है वो रासायनिक रूप से बहुत कम, जो कि एक तरह से अक्रिय धातुएं होती हैं जो अत्यधिक उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से सही होगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से हमारा सही होगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सिल्वर और गोल्ड अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, ये लिखा गया है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यह है कि एनोडीकरण, अब ध्यान समझिएगा, एनोडीकरण नामक औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनोडीकरण वास्तव में एल्युमिनियम धातु पर एक मोटी और संक्षारण रोधी ऑक्साइड की परत बनने की विशिष्ट प्रक्रिया है। तो ध्यान से समझिए, पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एनोडीकरण वास्तव में क्या है कि एल्युमिनियम धातु पर विशेषकर एल्युमिनियम धातु पर मोटी और संक्षारण रोधी ऑक्साइड की परत बनाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो चलो देखते हैं क्या ये पॉइंट सही है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर तो एक तरह से पॉइंट सही होगा। अब आता है सेकेंड, इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम की साफ की गई वस्तु को कैथोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, हम पढ़ते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, देखो यहाँ पे लिखा है कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत, पतली परत का निर्माण होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। संक्षारण का मतलब एक तरह से जंग लगना। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, ठीक है, एनोड बनाकर, जबकि प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा गया, कैथोड बनाकर, ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि कैथोड पर उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन गैस एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके ऑक्साइड की परत को मोटा बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि अपघटन के दौरान एनोड पर ऑक्सीजन गैस होता है। सबसे पहले तो ये कैथोड नहीं होगा और कैथोड की जगह पे यहाँ पे एनोड करेंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस देख रहा है वो ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ जो कि मिलकर के ऑक्साइड की मोटी सुरक्षात्मक परत बनाती है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। प्रश्न में हमसे असत्य पूछा गया तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। उम्मीद है गाइस समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न है कथन ए, पोटेशियम और सोडियम जैसी सक्रिय धातुएं जब अत्यधिक ठंडे जल के साथ संपर्क में आती हैं तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया चरम, तीव्र और अत्यधिक उष्माक्षेपी होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले पॉइंट में एक तरह से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आप जानते हैं कि जो है वो खुले वायु में रखने पर तुरंत जलने लगता है, इसलिए उसे हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय होता है। धातुओं को ठंडे जल के साथ इतनी हिंसक रूप से अभिक्रिया करती है, मतलब नमी के साथ जैसे उसको मिलेगा वो एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब भयानक रूप से जलता है। तो इसलिए कह रहा है कि हिंसक रूप से अभिक्रिया करती हैं, और इस प्रक्रिया में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा निकलती है जो उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन गैस को तुरंत प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होती है। अच्छा, सेकेंड कह रहा है कि इस जल अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निकलने वाली हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई उष्मीय ऊर्जा के कारण तत्काल जो कि प्रज्वलित आग पकड़ लेती है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है, यानी कथन ए भी सही है और इसका कारण भी पूरी तरह से सही है। ए और आर दोनों सही, तथा कह सकते हैं आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखो ये आप कहाँ मिलेगा तो वो भी हम बता देते हैं, कहाँ पर है, बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है।
अगला सवाल आता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं की जल के साथ होने वाली विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं की जल के साथ होने वाली, देखिए जल के साथ होने वाली विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के आधार पर कह सकते हैं। यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर उसकी सतह पर तैरने लगती हैं। तैरने लगती हैं, यहाँ पर देखो लिखा गया ना, क्लियरली पढ़ पाएंगे कि ये तो हो गया कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। लिखा गया है पूरी तरह से। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं अतः यह भी तैरने लगता है। यानी एक तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों जल के सतह पर तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कुछ विशेष धातुएं सामान्य ठंडे या फिर गर्म जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया जो कि प्रदर्शित नहीं करती हैं परंतु वे जलवाष्प यानी भाप के साथ तीव्र अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से ऐसी धातुओं का सही समूह क्या है? देखो एक तरह जब हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो कि H2O लिखा तो आप इसे नॉर्मली जल कहेंगे, लेकिन अगर हम इसे जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसी धातु का तो हम उसे कहेंगे लिक्विड लिखेंगे। और अगर किसी भाप के साथ करा रहे हैं तो उसे हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, उसे हम लोग गैस लिखेंगे, भाप के लिए गैस लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो इस तरह से लिखा जाता है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर जल के साथ जब क्रिया कराया जा रहा है तो L लिखा गया लिक्विड और वहीं यहाँ पर H2O को लिखा गया गैस, यानी ये भाप के साथ अभिक्रिया करा रहा है। तो क्लियरली लिखा गया ना, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। रोकी रिएक्शन भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये धातुएं हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल कि धातुओं के विभिन्न अम्लों के साथ होने वाले रासायनिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि जब धातुएं किसी भी सांद्र या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे हमेशा अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये देखो एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर कि अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, ये कहना गलत होगा। क्योंकि मैं आपको समझा दूं, देखो यहाँ पर लिखा गया है क्लियरली, अगर हम पढ़ेंगे कहाँ गया, देखो ऊपर वाला था, यही वाला पॉइंट है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। और ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पहला पॉइंट तो गलत होगा क्योंकि अनिवार्य रूप से नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ यहाँ पर HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक अम्ल होता है। यहाँ पर आपको लिखा भी गया हुआ, देखो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O या NO या फिर NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज अति HNO3 मतलब अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनिवार्य रूप से जो बात कह रहा है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है वो गलत होगा। इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकेंड कि नाइट्रिक अम्ल एक अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की भांति कार्य करता है, तो ये तो सही है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा पॉइंट आता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसी धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, ये तो हमने देख ही लिया। तो सेकंड और थर्ड सही है, सत्य के रूप में सेकंड और थर्ड को टिक करेंगे, यहाँ पर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल कि रासायनिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले अत्यंत संक्षारक अभिकर्मक एक्वा रेजिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वा रेजिया, देखो एक्वा रेजिया को तैयार करने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण मतलब H एक आपका HCl हो गया और एक हो जाता है HNO3 है।
एक अनुपात 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब ये पॉइंट देखो, कई बार गलती होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा 1 अनुपात होगा, कौन सा 3 अनुपात होगा। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूँ HCl अनुपात HNO3, 1 2 3, ये 3 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। यानी आप देख पाएंगे कि ये रेशियो जो है वो गलती लिखा गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक अब याद रख लो, HCl 3 है इसमें, तो ये 3 रहेगा और ये 1 रहेगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि एक अत्यंत भभकता हुआ द्रव और तीव्र संक्षारित, जो कि संक्षारक रासायनिक अभिकर्मक होता है। मतलब ये एक्वा रेजिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्टिव माना जाता है। तो क्यों होता है और ऐसा होने के कारण ही क्या होता है कि एक्वा रेजिया जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह से होते हुए भी सोना और प्लैटिनम जैसे अत्यंत अक्रिय धातुओं को भी पूरी तरह से गला देने की अनूठी क्षमता रखता है। मतलब इन दोनों में अकेले अगर किसी के पास ऐसा क्षमता नहीं है जो कि गोल्ड को गलाए, प्लैटिनम को गलाए, लेकिन ये दोनों का अगर ये रेशियो में मिलाया जाए तो एक भयानक बनता है लिक्विड जो कि एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, और ये इस तरह के धातु को भी पूरी तरह से गला देता है। तो यहाँ पे हम सेकेंड और थर्ड देख सकते हैं सत्य के रूप में, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आता है, सक्रियता श्रेणी के अनुसार धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखो, सबसे पहले तो एक्वा रेजिया वाला मैटर आप सबने समझ लिया। एक्वा रेजिया वाला मैटर ये रहा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने बुक में देखो बता रखा है अच्छे से। और अन्य धातुओं के साथ, विलयन के साथ जो कुछ धातुओं का अभिक्रिया है वो भी आगे की तरफ दिया गया है। अब आता हमारा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को ध्यान से समझिए। इसमें क्या कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा उसको रखा गया है, एक तरह से ऐसे समझिए। ठीक है, मतलब इस तरह से ये आपका ड्रॉप डाउन इस तरह से होता रहेगा। उसी को कहते हैं हम लोग अवरोही क्रम, जिसको हिंदी में और कहेंगे तो घटते क्रम, और इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। मतलब कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए सबसे ऊपर में इसको रखा गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे कम वाला, जैसे कि गोल्ड, सबसे कम अभिक्रियाशील, ये लिखा भी गया है। ठीक है, तो आप आराम से इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम से थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगा कैल्शियम में, कैल्शियम से थोड़ा कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इस तरह से हमारा घटता क्रम बनेगा। तो समझ में आ गया। अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में क्या हम कह सकते हैं कि अनुसार धातुओं के रासायनिक क्रियाशीलता को किस क्रम में रखा गया, तो कह सकते हैं कि घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, ऑप्शन बी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के तत्वों के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों को उनकी घटती हुई रासायनिक अभिक्रियाशीलता के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा हमने देखा है किसका होता है, सबसे ज़्यादा तो हमने ऊपर में देखा था कि पोटेशियम का होता है। ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम के बाद हमने सोडियम को देखा था, सोडियम यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो कि देखो, सोडियम के बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। तो कैल्शियम दिया गया है, वो भी नहीं है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम दिया गया है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर है, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से स्टार्ट 2 हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर याद रखेंगे जिंक आएगा, तो जिंक देखो, जिंक हमारा 2 नंबर पे है, तो इसके बाद हो जाएगा 2। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है ना, पहले मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो है ना इसमें। तो ये 2 जो लिख रहे हैं हम लोग, पहले 2 3 1 2, 3 1 2 4, ये एक सही सीक्वेंस बैठेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसी तरह से आपको ये याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस पर कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो खास करके आप लेड तक तो याद रखेंगे ही, और बाकी 3 4 है तो ऐसे भी याद हो जाएगा। लास्ट में आपको नीचे सिल्वर और गोल्ड याद रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये डाटा, मतलब एक तरह से ये जो टेबल है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों, यानी कि जो नोबेल गैसेस होती हैं, और रासायनिक बंधों के निर्माण की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला पॉइंट ये देखने को मिलता है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कोष जो है वो पूरी तरह से भरा होने के कारण उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता अत्यंत नगण्य या फिर कम होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबेल गैसेस होती हैं, उनका लास्ट जो कोष होता है, जो जिसे हम लोग संयोजकता कहते हैं, दम्बाहतम कोष को,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उनकी शून्यता पूरी तरह से भरी होती है, इसलिए तो इसे शून्य गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कक्ष पूरी तरह से पूर्ण होते हैं, जिससे क्या होता है कि वे अस्थायी होते हैं और वे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कोई रिएक्शन लेन देन नहीं हुआ क्योंकि मैं बैलेंस हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकंड आता है कि तत्वों की आपसी रासायनिक अभिक्रियाशीलता को उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। ये पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने का मूल कारण ही तत्वों द्वारा अपने बाह्यतम कक्ष में स्थायी अष्टक प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। मतलब हर कोई चाहता है कि मैं पूरी तरह से स्टेबल हो सकूं। ठीक है, और यही कारण यहाँ पर भी देखने को मिलता है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता को उनकी संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होता है। तीसरा क्या आता है कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम अष्टक को पूरा करने का प्रयास करती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जैसे कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब देखो NS, हम जब सोडियम की बात करते हैं तो नॉर्मली कितना होता है 11, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि ये इस तरह से लिखना हुआ, कभी नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये हमेशा धन आयन का निर्माण करते हैं। तो ये कहेंगे कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कि ग्रहण करके अपने बाह्यतम अष्टक को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि ग्रहण नहीं किया, इसने तो त्याग किया। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। तो ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि गलत होगा। ठीक है, तो सत्य के रूप में क्या होगा, 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और अगर हम इस चीज़ों को देखना चाहें तो यहाँ पे आप आराम से देख करके पढ़ सकते हो सारी चीज़ें जो कि लिखी गई हैं। राइट, तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl नामक आयनिक यौगिक के परमाणु संरचना और उनके निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम M कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब देखो, मैंने अब पिछले क्लासेस में बताया था कि LKLM ये जो कोसेस होता है वो क्या होता है। तो अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो मान लो कि Na, जो कि इसका वैल्यू 11 होता है। ठीक है, 11 परमाणु, मतलब प्रोटॉन की संख्या 11, एटॉमिक नंबर 11। लेकिन अब इसका क्या कह रहा है कि M सेल, तो हम किसी भी कक्षा को भरने के लिए KLM इस तरह से करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्षा में इसका 2 होगा, दूसरे में 8 होगा और तीसरे में कितना होगा, 1 होगा। ये बात, ये तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है, जिसे त्याग कर वह सोडियम धन आयन बनता है। तो अगर इसे ये त्याग करता है तो क्या बनता है, Na+, और ये सोडियम आयन, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके दोनों अष्टक, बाह्यतम अष्टक जो है, बाह्यतम कोष, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और वह यही करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने से वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड आता है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जनरली हम क्लोरीन की बात करें तो ये 17 होता है, और 17 अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 287 होगा। अब आप समझेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से ज़्यादा बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेना। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, इस तरह से 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख पाएंगे, ये जब पूरा हो जाएगा 2 8 8, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, देखा जैसे, और उसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाएगा तो ये भी एक हफ्ता स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर भी आपको सब कुछ समझा रखा है, देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा भी गया है पूरी तरह से, सारी पॉइंट को आप पढ़ पाओगे। फिर देखिए नेक्स्ट आता है कि ठोस सोडियम क्लोराइड रासायनिक रूप से स्वतंत्र और विलगित अणुओं के रूप में पाया जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सोडियम क्लोराइड स्वतंत्र अणुओं के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत रूप में कह सकते हैं आवेशित आयनों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, आयनों के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखो ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये चीज़ कह सकते हैं, ये पॉइंट हमारा गलत है, और सत्य के रूप में 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल बनता है कथन ए, धातुओं से
अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण या फिर आदान प्रदान के फलस्वरूप निर्मित होने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। देखो ये पॉइंट भी पूरी तरह से हमारा सही होगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो क्लियरली लिखा गया है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध करके सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज तो कह रहा है कि जो धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण या फिर आदान प्रदान की बात जब करता है तो फलस्वरूप हम कह सकते हैं एक तरह से देखो कहा गया वो पॉइंट यहाँ पर है। अच्छे से पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा कि धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट करेक्ट। अब सेकंड आते हैं कि कारण इसका सही है कि नहीं। देखिए इसमें कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को बहुत मजबूत स्थिर वैद्युत बल द्वारा आकर्षित करके मजबूती से बंधे रहते हैं। एक मान के चलो प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से बांध करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर सेकेंड पॉइंट कह रहा है इसको सही तरह से जस्टिफाई कर रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाता है। अगला सवाल क्या है, आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म और उनकी विलयता यानी सॉल्युबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पूर्णतः सत्य कौन सा होगा। क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर विलयता के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। और ये जो पॉइंट है जैसे कि भौतिक प्रकृति हो गई, उनका गलनांक और क्वथनांक हो गया, घुलनशीलता, विद्युत चालकता, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर घुलनशीलता की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि आयनिक जो यौगिक होते हैं केरोसिन और पेट्रोल जैसे कार्बनिक विलायक में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि घुलनशील होते हैं। ये यौगिक जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं परंतु केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली यही तो बात कह रहा था ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक और ठोस अवस्था में विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कारण उनके उच्च गलनांक के लिए उत्तरदायी है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयनिक यौगिकों में विपरीत आयनों के मध्य विद्यमान रहने वाले अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। जैसे एक प्लस एक माइनस तो बहुत ज़्यादा आकर्षण करते हैं। इस शक्तिशाली चालक ऊर्जा और बल को नष्ट करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक भी उच्च होता है। तो जनरली हम समझ पाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जैसे लिखा गया ना बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो कह सकते हैं कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्रचुर मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम बी को फिलहाल टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आयनिक यौगिकों की विशिष्ट विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में भी बहुत तीव्रता से विद्युत का चालन करते हैं। जी नहीं, देखो यहाँ पे अगर हम चालकता की सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत चालकता की, तो वो हम पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया विद्युत चालकता कि किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में देखो, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे गलत हो गया कि ठोस अवस्था में बहुत तीव्रता से चालन करता है, तो ये गलत। अब सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्यों नहीं करता है, तो ठोस अवस्था में जो कि दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरी तरह से सही है कि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गतिशीलता पूरी तरह असंभव या फिर रुक जाती है, यानी ये पॉइंट हमारा एक तरह से सही होगा। ठीक है,
अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है कि गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में विद्युत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर हो जाता है, जिससे आयन स्वतंत्र रूप से विद्युत का चालन करते हैं। तो ये पॉइंट सही है, देखो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विद्युत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और हम विद्युत का चालन कर पाते हैं। तो फर्स्ट गलत था, सेकंड और थर्ड सही है। सत्य के रूप में सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ, जो कि आपके बुक में सब कुछ दिया गया, आराम से पढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है सही तरह से, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मेट में देखना है। तो एक तरफ तत्व है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले मैंने आपको सोडियम के बारे में तो बता ही दिया था, सोडियम 11 जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा, 2 8 और 1। तो 2 8 1 कहाँ पर है, सोडियम का बी का 1 के साथ मिलेगा। तो बी का 1 देखो एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। बाकी इस चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। क्लोरीन वाला भी हमने देखा था, 2 8 7 होता है, 2 8 7 डी का 3, ठीक है। तो आप बाकी के मिला सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि धातुओं की प्राप्ति और उनके भूवैज्ञानिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द जो है पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली पढ़ पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति वाला पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को खनिज कहा जाता है। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, यानी मिनरल्स कहते हैं, ऑप्शन बी। देखो गाइज, सारा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से बना करके बस बोलना है कि एनसीईआरटी पर आधारित है, नहीं, एनसीईआरटी ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि खनिज और अयस्क के मध्य विद्यमान रहने वाले सूक्ष्म तकनीकी और आर्थिक अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सर्वथा सत्य माना जाता है। देखो, खनिज और अयस्क के मध्य विद्यमान रहने वाले सूक्ष्म तकनीक, तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं, ध्यान से सभी समझेंगे कि सभी जो सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये पहला पॉइंट तो याद रखिएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अयस्क केवल उन्हीं विशिष्ट खनिजों को कहा जाता है जिसमें से वांछित जो धातु को कम लागत पर और व्यवसायिक लाभ के लिए सुगमता से निकाला जा सकता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे। देखो, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु की मात्रा धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अयस्कों से, जैसे कि देखो यहाँ पर सेकंड है कि थर्ड है, कुछ वस्तुओं में किसी विशेष धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसे आसानी से और लाभप्रद ढंग से निकाला जा सकता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भूपरपट्टी से निकाले गए अयस्कों के संवर्धन यानी इनरिचमेंट और उनमें उपस्थित अवांछित अशुद्धियां यानी अनवांटेड इम्प्योरिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सही हो सकता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में गैंग कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि गैंग होता क्या है। तो गैंग यही होता है एक तरह से अशुद्धि। जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। तो ये गैंग आपको याद रखना है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट तो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, वे पूरी तरह से गैंग और अयस्क के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अंतर पर आधारित होता है। तो यहाँ पर तो हम ये चीज़ कह ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि अयस्कों में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट भी पूरी तरह से सही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट पूरी तरह से सही है।
अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि गैंग को हटाना अयस्क के संवर्धन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अयस्क से अवांछित यानी अनवांटेड जो गैंग को पृथक करना ही अयस्क के संवर्धन या फिर सांद्रण की मुख्य और एक प्रथम प्रक्रिया की कहलाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सत्य के रूप में क्या देखेंगे, 1 और 2 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्य था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा पीछे आकर के एक और क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर लेते हैं। 20 नंबर 7 क्या कह रहा है कि धातुओं के निष्कर्षण की रासायनिक प्रक्रियाओं और सक्रियता श्रेणी में उनकी विशिष्ट स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली वस्तुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं और ये प्रकृति में अक्सर स्वतंत्र या फिर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बहुत सही बात कह रहा है, जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे, यहाँ पर लिखा भी गया धातुओं का निष्कर्षण में, जैसे कि हम देख पाएंगे कि कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपका देखने को मिलता है, हमने पहले देखा था जब हम इसके बारे में आपको बताए थे। कहाँ गया वो पॉइंट जिसके बारे में हमने बात किया था, सक्रियता श्रेणी। देखो जैसे कि सबसे कम विक्रियाशील सोना, गोल्ड, ये सब जो है वो क्या होता है, सब एक तरह से स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बार बार यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। तो पहला पॉइंट तो हमारा करेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि कॉपर और सिल्वर प्रकृति में केवल और केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि कॉपर और जो सिल्वर है अपने सल्फाइड या फिर ऑक्साइड अयस्कों के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलने के साथ साथ कुछ मात्रा में मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे। जैसे कि गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सिल्वर का हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो है, कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट को कहेंगे ये गलत है, केवल और केवल जब कह रहा तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि वे कभी भी स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं मिलता है। तो ये तो पॉइंट एक तरह से हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अत्यंत तीव्र क्रियाशील धातुएं होती हैं जो हवा और पानी के तुरंत संयुक्त होकर के यौगिक बना देती हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि सत्य क्या है, तो सत्य 1 और 3 हम देख सकते हैं। 1 और 3 ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं के निष्कर्षण की रासायनिक विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी सक्रियता श्रेणी में स्थित जो है नीचे स्थित धातुओं, तो जनरली आपको पहले मैं पिक्चर एक दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर एक अयस्क दिया गया और इसको हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि 3 तरह से विभाजन किया जाता है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और एक उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज जो कि डिवाइड किया गया, तो आप देख पाओगे 3 भागों में, एक उच्च और एक मध्यम और एक होता है निम्न। तो सबसे नीचे वाला जो है निम्न जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं, वो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि नीचे स्थित धातुओं के निष्कर्षण की रासायनिक विधियों में, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु सबसे सबसे नीचे कह रहा था ना, सबसे नीचे तो हमारा अति सक्रिय वाला होता है, उच्च अभिक्रियाशील। तो यहाँ पर कि गलित धातु और उसके बाद शुद्ध धातु, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट पूरी तरह सही है कि सिर्फ उनके ऑक्साइडों को गर्म करने पर हमें धातु प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों का तापीय जो स्थायित्व होता है बहुत कम होता है, अतः यहाँ पर मात्र गर्म करने से ही वे क्या होता है कि अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड आता है कि सिनेबार, जो सिनेबार होता है HGS, मरकरी का एक प्रमुख अयस्क माना जाता है। तो ये पॉइंट हमारा सही है। मरकरी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत सिनेबार नामक सल्फाइड अयस्क होता है, तो ये करेक्ट है। तीसरा है कि सिनेबार को वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरी धातु में और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। जी नहीं, ये गलत करा, क्योंकि पहले गर्म करेंगे तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आता है, फिर मरकरी धातु में बदलता है। तो ये उल्टा कह रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि देखो, पहले हम इसे गर्म किए तो
HGS बनता है, HGO बनेगा यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, और उसके बाद फिर इससे और अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हमारे पास मरकरी धातु निकल करके आएगी। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया, देख सकते हैं सब कुछ कि सक्रियता धातु मतलब सक्रियता श्रेणी में आने वाली, नीचे आने वाली धातुएं अभी काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिनेबार मरकरी का एक अयस्क होता है, वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीसरा गलत था, फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो असत्य के रूप में केवल 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि कॉपर को उसके सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करने के लिए केवल वायु में गर्म करने की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, कह रहा है कि कॉपर को उसके सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करने के लिए केवल वायु में गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है कि कॉपर, जैसे कि कह रहा है ना कि कॉपर को केवल वायु में गर्म करने पर इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो गर्म किया हमने, और कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, इसके ऑक्साइड मिलेंगे, फिर उसको अगर गर्म करेंगे तो हमें कॉपर निकल के आ जाएगा। तो धातुओं को हमने बताया था ना, जो इस तरह से सिंपल तरीके से गर्म करके निकाला जा सकता है। यहाँ पर मतलब कॉपर के सल्फाइड अयस्क को जब हवा में गर्म किया जाता है तो आंशिक रूप से कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है, और यह निर्मित ऑक्साइड बचे हुए सल्फाइड से स्वतः अपचयित होकर की क्रिया करते हुए और वहाँ पर तांबा धातु प्राप्त, मतलब तांबा धातु को पृथक कर देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पहला तो करेक्ट है, और साथ ही साथ अगर इसके कारण पढ़ें कि वायु के ऑक्सीजन द्वारा कॉपर सल्फेट का आंशिक ऑक्सीकरण कॉपर ऑक्साइड में हो जाता है, जो शेष कॉपर सल्फाइड के साथ स्वयं अभिक्रिया करके शुद्ध कॉपर मुक्त करता है। तो ये पॉइंट दोनों अपने में आप में सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए यहाँ पर सही टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइडों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक अपचयन यानी रिडक्शन प्रक्रम के संदर्भ में कार्बन के अतिरिक्त किस अन्य अत्यधिक सक्रिय धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जा सकता है। तो अन्य के रूप में अगर हम बात करें, यार बार बार एक क्वेश्चन आगे कैसे चला जा रहा, चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली होता है कि जब किसी मध्यम सक्रिय धातु के ऑक्साइड को उसमें अधिक सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है, तो ये उच्च सक्रिय धातुएं विस्थापन अभिक्रिया द्वारा ऑक्साइड से धातु को विस्थापित कर अपचायक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सोडियम या फिर एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यम रूप से सक्रिय धातुएं जैसे कि जिंक, आयरन और लेड कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले 2 महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं भंजन और निस्तापन के संदर्भ में हमें बात करना है। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुओं का निष्कर्षण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातु जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से अलग जो कि करने से प्राप्त करना काफ़ी आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग भंजन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना एक छोटा सा चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भंजन होता है, जैसे कि ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो भंजन में अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो सीमित वायु कैसे, भंजन जो है वो सीमित वायु तो नहीं हुआ। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो, जब भजन करने जा रहे हैं तो भजन जब करेंगे कब, जब लोग अधिक रहेंगे, मतलब भजन करने के लिए अधिक लोग होना चाहिए। अधिक लोग मतलब रहेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी अधिक होना चाहिए। तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भंजन जब होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज़ लिखा गया कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट होता है निस्तापन में कि कार्बोनेट अयस्कों को, ये ध्यान रखिएगा कि सल्फाइड अयस्कों को भंजन से करते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्कों को हम लोग वायु की मतलब सीमित वायु में, बहुत कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। तो भंजन याद रहेगा तो निस्तापन आपको आसानी से याद रहेगा, दोनों अपोजिट होता है।
अब हम आते हैं जो कि प्रश्न पे। तो ये तो गलत हो गया। सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करने पर निस्तापन कहते हैं। ये करेक्ट हो गया। निस्तापन का उपयोग केवल और केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए? जी नहीं, निस्तापन का जो इस्तेमाल है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए करते हैं। और दोनों ही प्रक्रियाओं में वायु प्रचुर होती है? जी नहीं, एक में भंजन में वायु ज़्यादा होना चाहिए और निस्तापन में सीमित होना चाहिए। तो ये गलत है। टोटल हम देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा। राइट। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि रेलवे ट्रैक यानी रेल की पट्टियों को जोड़ों तथा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो थर्मिट अभिक्रिया है, थर्मिट रिएक्शन के संदर्भ में कौन सा जो कथन यहाँ पर सही होगा उस पर हमें बात करना है। तो चले देखते हैं। पहला पॉइंट है कि थर्मिट अभिक्रिया अत्यधिक उष्मीय और तीव्र ऊष्माक्षेपी विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में जब पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ें क्लियरली लिखी गई है थर्मिट अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और उसमें उत्सर्जित ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रही है। और इस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम चूर्ण के साथ कराई जाती है। ये भी एक तरह से हमारा सही पॉइंट है। और इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाली धातु आयरन जो है वो गैसीय अवस्था में? जी नहीं, गैसीय अवस्था में नहीं, गलित अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें सत्य बताना, तो 1 और 2 को तो टिक कर ही सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वास्तव में होता क्या है, किस तरह से रिएक्शन करता है ये। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित में से किस उपयुक्त विधि का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज दिखाया था ना, यहाँ पर देखो, उच्च अभिक्रियाशील धातु, इनके निष्कर्षण के लिए हम क्या करते हैं, गलित धातु में विद्युत अपघटन कराया जाता है, फिर शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इनके गलित क्लोराइडों का विद्युत अपघटनी अपचयन करने से ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट है। फिर आता है कि तांबा के विद्युत अपघटनी परिष्करण या फिर शोधन की औद्योगिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि इस विद्युत अपघटनी सेल में जो कि अशुद्ध कॉपर का एक बेहद पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि छोटा सा ट्रिक रहेगा, आपको याद रखने में सहूलियत होगी और आराम से याद रख सकते हो। जैसे याद रखने के अशुद्ध जो है वो अनोड होगा, मतलब कहते तो एनोड है लेकिन अनोड होगा। ठीक है, अशुद्ध एनोड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया कि विद्युत अपघटनी सेल में अशुद्ध कॉपर को एक पतली प्लेट में कैथोड बनाया जाता है। जी नहीं, अशुद्ध जब कह रहा है तो यहाँ पर एनोड होना चाहिए था। ठीक है, अशुद्ध एनोड, ऐसे याद रखेगा, ये गलत हो गया। राइट। सेकेंड है कि शुद्ध कॉपर की मोटी छड़ को एनोड के रूप में परिपथ में व्यवस्थित किया जाता है। जब शुद्ध अब आया तो शुद्ध के साथ तो कैथोड होना चाहिए था, तो यहाँ पर एनोड कैसे लिखा गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही अपोजिट हो गया। समझ में आया बात आपको कि शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस पर शुद्ध तांबा जमा होता है। राइट। और तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत अपघटन के रूप में कॉपर सल्फेट के अम्लीकृत जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, सेल में सामान्य धातु का लवण का जो विलयन है अर्थात अम्लीकृत कॉपर सल्फेट ही विद्युत अपघटन का कार्य करता है। तो ये सही है। तो सत्य के रूप में केवल 3 यहाँ पर देख पाएंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की कथन कह रहा है कि कथन ए, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के ठीक नीचे कुछ अविलय अशुद्धियां एकत्रित हो जाती है जिन्हें हम लोग एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख, यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनोड मड, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, ये इस तरह से है, तो इस तो सही है। सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि एनोड पंख में मुख्य रूप से बहुमूल्य या फिर कीमती धातुएं जैसे सोने और चांदी के कण समाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये भी पॉइंट पूरी तरह से सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करते हैं कि क्यों नीचे चले जाते हैं या फिर क्या, जो भी है ये रीज़न नहीं बता रहा। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी को फिलहाल टिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं के संक्षारण यानी कोरोजन और उनकी सतहों पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पूर्णतः सही होगा? संक्षारण,
तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर के रूप में आप जानते हो जैसे कि संक्षारण यहाँ पर दिया गया और लिखा गया कि कुछ खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ पर सिल्वर के बारे में लिखा गया कि हवा में नाइट्रोजन से अभिक्रिया, ये तो गलत हो गया, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ये गलत। कॉपर की बात करें तो हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा भी गया कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे यह इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यानी हमारा सही आंसर तो बी निकल करके आ जाता है, राइट, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपायों के संदर्भ में यसद लेपन की प्रक्रिया क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, आपने डेफिनेटली कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा, पेपर में सुना होगा। गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे पर परत चढ़ाना होता है, जैसे कि लोहे या फिर इस्पात की वस्तुओं पर सुरक्षित रहने के लिए जस्ते का जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की एक परत चढ़ाना ही उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। संक्षारण की सुरक्षा के लिए देखिए क्या आता है कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या फिर यसद लेपन, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रीमियम लेपन करके, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बना करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और इन सभी प्रक्रियाओं में यसद लेपन पूछा गया था, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया पूछी गई थी। तो यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगला सवाल आता है कि मिश्र धातु एलॉय के निर्माण, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके विभिन्न घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातु का एक समांगी मिश्रण होता है। चलो देख लेते हैं ये पॉइंट सही कितना हद तक सही है। देखो, पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, जो दो या दो से अधिक मिश्र धातुओं के समांगी मिश्रण हो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है। सेकेंड आता है कि शुद्ध लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो वह अत्यधिक कठोर और मजबूत हो जाता है। ये भी हम देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है और एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह कठोर भी हो जाता है और प्रबल भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु मरकरी हो तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि उस मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी मिश्र धातु में अगर एक जो धातु मरकरी शामिल हो तो उसे हम लोग अमलगम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है, ध्यान में रख लीजिएगा, याद रखिएगा कि लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं। मतलब निकेल और क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, जो कि कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सत्य के रूप में तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल, पीतल और कांसा जैसी महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के संगठन और उनकी विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो पीतल होता है वो किसका किसका मिश्र धातु है। तो पिताजी तो आपने याद किया है, कई बार ये ट्रिक आपको बताया गया, पीतल, तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक यानी पहला करेक्ट है। सेकेंड है कि कांसा जो है तांबा और टीन का एक महत्वपूर्ण रासायनिक सम्मिश्रण है, ये भी हमारा सही है। मिश्र धातु बनने के बाद उनकी विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पर देखेंगे, देखो लिखा गया है क्लियरली, कहाँ गया, देखो कि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा, यानी अमलगम जो है शुद्ध धातुओं की अपेक्षा उनके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। शुद्ध धातुओं की तुलना में उनकी जो चालकता होती है, गलनांक होती है, वो कम होती है। यहाँ पर अधिक बढ़ जाता है, ये पॉइंट जो कह रहा है वो गलत होगा। तो सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत परिपथों में तारों को आपस में जोड़ने यानी टाका लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सोल्डर होता है, नमक मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सोल्डर जो होता है वो एक तरह से सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निकट खड़े ऐतिहासिक लौह स्तंभ के संक्षारण प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य जो है वो पूरी तरह से सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कि लगभग 1600 वर्ष पूर्व निर्मित होने के बावजूद इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों की उच्च तकनीकी को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने पूरा बुक को आपके सामने प्रश्न के इस फॉर्मेट में रखने की पूरी कोशिश की और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को आज का ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे कराइए, तो देखो गाइस मैं इतना तो फ्री हूँ नहीं कि सब कुछ एक साथ लेकर के चल सकूँ। पहले मुझे बुक को भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी बनाना है, उसके बाद रिकॉर्ड भी करना है, तो एक साथ 2-3 चीज़ें नहीं हो सकती है। इसलिए मैं एक दिन का गैप ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।